दोस्तों, आप लोगों ने तुम्बाड़ मूवी का नाम तो सुना ही होगा या फिर आप लोगों ने ये मूवी देख भी रखी होगी, क्योंकि फिर से इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी की बातें हर जगह हो रही हैं। मूवी इतनी बढ़िया है कि आप लोग इस मूवी को बार बार देखना चाहोगे, क्योंकि है ये मास्टरपीस का नमूना। तो आइए दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं इस मूवी की कहानी को। और दोस्तों, असल में इस मूवी को 3 चैप्टर्स के जरिए बताया गया है और मैं हर चैप्टर को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। तो मूवी की शुरुआत में हमें कहानी को बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और यह पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया और देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान अस्तर से। लेकिन आज किसी भी वेद पुराण में अस्तर का नाम नहीं आता, क्योंकि अस्तर को देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। उसने सोना तो मनमानी से उठा लिया, लेकिन जैसे ही वह अनाज की ओर बढ़ा, वैसे ही बाकी के देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया और देवताओं के हर बार से अस्तर तिनकों में बिखरता चला गया। इससे पहले कि अस्तर ब्रह्मांड की धूल में मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन उसे बचाने की एक शर्त थी। शर्त यह थी कि अस्तर कभी नहीं पूजा जाएगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए और अस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, लेकिन कुछ साल पहले कुछ लोगों ने तुम्बाड़ में अस्तर का मंदिर बना दिया, जिससे सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं और तब से तुम्बाड़ में हमेशा बारिश होती रहती है। लेकिन अस्तर का श्राप मंदिर बनवाने वाले लोगों के लिए वरदान होता है, जो कि हम मूवी के आगे जानेंगे कि कैसे इन लोगों के लिए अस्तर का श्राप एक वरदान होता है। तुम्बाड़ मूवी 3 चैप्टर्स में बटी हुई है, जिस पर हम अलग अलग बात करेंगे। चैप्टर्स 1 की शुरुआत सन 1918 में होती है, जहाँ हम 2 भाइयों को देख पाते हैं, जिनका नाम सदाशिव और विनायक रहता है। विनायक की माँ सरकार नाम के जमींदार के यहाँ काम करती है और एक सोने के सिक्के के लालच में सरकार के साथ इंटीमेट भी होती है। अब जो सिक्का उसे कई सालों में कभी नहीं मिला। सोने का सिक्का देने से पहले सरकार की मौत हो जाती है, जिससे विनायक की माँ को काफी दुख होता है और वो तुम्बाड़ को छोड़कर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि सरकार के यहाँ काम करने से ही उनका घर चल रहा होता है। या विनायक बोलता है कि सरकार के मरने के बाद उसका बाड़ा तो हमारा ही हुआ, तो बाड़े का खजाना भी हमारा ही होगा। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि सरकार पूरी जिंदगी उसमें खजाना ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऊपर से उसे अपनी जमा पूंजी भी उसमें लगानी पड़ी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सदाशिव एक पेड़ पर बैठा रहता है। तभी उस पेड़ की डाल टूट जाती है और पत्थर पर सर लगने की वजह से उसका काफी खून बहता है। और शाम को उनकी माँ सदाशिव को बाहर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकल जाती है और दादी को खाना देने के लिए विनायक को बोल देती है और बताती है कि अगर दादी जाग जाए तो बोलना कि सो जा, वरना अस्तर आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि विनायक दादी को खाना खिलाने के लिए जाता है और हम यहाँ विनायक की दादी को देख पाते हैं, जो कि एक भयानक राक्षस जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह कई सालों से इसी स्थिति में थी। यहाँ पर वो विनायक पर हमला भी कर देती है और उसे खाने वाली ही होती है। तभी विनायक को माँ की कई बात याद आ जाती है और वह तुरंत बोलता है कि दादी सो जा, वरना अस्तर आ जाएगा। और इतना कहते ही दादी सो जाती है। तभी विनायक की माँ वापस आती है, जहाँ विनायक को पता चलता है कि रास्ते में ही सदाशिव की मौत हो गई थी और सदाशिव का अंतिम संस्कार किया जाता है। और विनायक की माँ विनायक के साथ तुम्बाड़ छोड़कर चली जाती है। रास्ते में विनायक माँ को तुम्बाड़ ना छोड़ने के लिए बोलता है और बोलता है कि दादी को टॉर्चर करके उससे खजाने के बारे में पूछेंगे। यहाँ हम लोग साफ साफ विनायक की खजाने को लेकर डिस्कशन को देख पाते हैं। और दूसरी तरफ विनायक की माँ सदाशिव की मौत से काफी दुखी हो गई थी और यहाँ उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि अगर वह लालच न करती तो उनकी कहानी कुछ और ही होती। और हमें यह पता चलता है कि विनायक का पिता भी लालची था, जिस वजह से उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई थी। इन लोगों के तुम्बाड़ छोड़ते ही चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद चैप्टर 2 शुरू होता है, जहाँ हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब विनायक जवान हो जाता है और वह वापस तुम्बाड़ आता है, जिसके बाद वह अपनी दादी से मिलने जाता है, जो कि जिंदा तो होती है लेकिन पूरी तरह पेड़ में बदल जाती है और उनकी बॉडी से कई सारी जड़ें निकल जाती हैं, जो कि पूरे घर में फैली हुई थी। यहाँ विनायक दादी से खजाने के बारे में पूछता है। शुरुआत में दादी लालच न करने का बोलती है, लेकिन दादी को भी मुक्ति चाहिए होती है, इसलिए वो विनायक को खजाने के बारे में बता देती है। जिसके बाद दादी को मुक्ति दिलाने के लिए विनायक दादी के पेड़ में आग लगा देता है, जिससे दादी को मुक्ति मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि विनायक काफी महीने तक खजाना ढूंढता है और आखिर में खजाने की गुफा को ढूंढने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पुणे शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विनायक की पत्नी ने आटा पीसने का काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि विनायक कई महीनों से घर नहीं आया था, जिससे घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। और यहाँ विनायक वापस आ जाता है और उसे घर की हालत के बारे में पता चलता है। इसके बाद विनायक मुंशी के यहाँ जाता है और एक मुद्रा को बेचता है, जो कि 100 रुपए की होती है और साथ ही 38 रुपए अपना कर्ज चुका देता है। मुंशी के पूछने पर विनायक इस मुद्रा को अपनी पुश्तैनी मुद्रा बताता है, क्योंकि मुंशी यहाँ पर थोड़ा डर रहा था कि कहीं किसी को मारकर विनायक यह मुद्रा तो नहीं लेकर आया। जिसके बाद विनायक 3 मुद्रा और मुंशी को बेच देता है। अब ऐसे विनायक का यह सिलसिला चलता रहता है और साथ ही अब उसका तुम्बाड़ आना जाना लगा रहता है। और फिर एक समय पर विनायक मुंशी को ही उधार देने लगता है। अब कुछ दिन बाद मुंशी के पास पहचान वाला एक ब्रिटिशर
ऑफिसर मिलता है जो बताता है कि उसका 1 महीने में ट्रांसफर होने वाला है और जाने से पहले वह ऑफिसर मुंशी को जमीन बेचने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन यह मुंशी को वह जमीन खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह विनायक को सोने के धंधे में पार्टनर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन विनायक उसे मना कर देता है और अब मुंशी डिसाइड करता है कि वह खुद ही थुम्बड़ जाएगा और सारा सोना लेकर आएगा। जिसके बाद मुंशी विनायक के यहाँ एक विधवा लड़की को लाता है, जिससे कि विनायक कुछ ही दिन उसके साथ रहे और वह खुद थुम्बड़ जाकर सोना निकाल लाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो लड़की 100 रुपए के बदले विनायक को मुंशी की सच्चाई बता देती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मुंशी थुम्बड़ पहुंच चुका है और सरकार के बारे में जाकर खजाने को ढूंढने लगता है, और जहाँ विनायक उसे चुपकर देख रहा था और साथ ही वो कुछ न कुछ तो सोच रहा था। खैर अब विनायक उस गुफा के अंदर जाता है और कुछ सोने के सिक्के लेकर वापस उस गुफा से निकल आता है। और फिर हम नोटिस करते हैं कि जब विनायक अपने साथ एक टिफिन लेकर गया था, मगर अब वो लौटकर वापस आया तो वो टिफिन उसके हाथ में मौजूद नहीं था। अब विनायक के उस गुफा से लौटने के बाद मुंशी उस गुफा के अंदर जाता है और हम यहाँ देख पाते हैं कि यह गुफा अंदर से एक जिंदा गर्भ की तरह लगती है, और यहाँ तक कि हम पेट की नसों को भी नोटिस कर पाते हैं। इसके बाद मुंशी यहाँ विनायक का रखा हुआ टिफिन खोलता है, जिसमें एक आटे की गुड़िया रखी होती है, और यह टिफिन खोलते ही मुंशी को कोई उठाकर ले जाता है। इसके बाद विनायक वापस गुफा में आता है और हम यहाँ देखते हैं कि वह यहाँ पर आकर सबसे पहले मुनीम को देखता है, जहाँ मुंशी इस गर्भ के अंदर फंसा रहता है। जिसके बाद आटे से वह एक घेरा बनाता है और खुद उसके बीच में रहता है। तभी फिर अपने साथ लाया हुआ एक टिफिन खोलता है, जिसमें भी आटे से बनी हुई एक गुड़िया रहती है। टिफिन को खोलते ही अस्तर यहाँ आ जाता है और विनायक आटे की गुड़िया फेंक देता है, जिससे अस्तर उठता है और खाने लगता है। तभी विनायक आता है और अस्तर की पोटली से कुछ सोने के सिक्के गिरा देता है और जमीन से कुछ सोने के सिक्कों को बटोरता है। जाते जाते वह मुंशी को जला देता है, जिससे उसे मुक्ति मिल जाती है। गुड़िया खाने के बाद अस्तर विनायक को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन विनायक तेजी से बाहर निकलता है और गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर चैप्टर 2 खत्म हो जाता है और यहाँ तक हमें क्लियर पता चल जाता है कि थुम्बाड़ में अस्तर का मंदिर विनायक के पूर्वजों ने बनाया था, इसलिए अस्तर का श्राप विनायक के खानदान के लिए हमेशा से आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि अस्तर अनाज को अपनी मर्जी से छू नहीं सकता था जब तक कि कोई और उसे ना दे। विनायक की दादी भी अस्तर से सोना चुराती थी और अस्तर के छूने से ही वह पेड़ में बदल गई थी। अस्तर जिसे भी छू ले वह अमर हो जाता है, लेकिन एक पेड़ में बदल जाता है। तो थुम्बड़ में अस्तर के मंदिर की वजह से यहाँ के लोगों को आज भी देवताओं का कहर झेलना पड़ता है। और इसके बाद हम फाइनल चैप्टर में आ जाते हैं, जहाँ चैप्टर 2 के 14 साल बाद की स्टोरी बताई जाती है। और अब तक भारत देश अंग्रेजों से आजाद हो गया था। हम विनायक को देखते हैं जो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था और उसकी रस्सी पर चढ़ने की रफ्तार भी धीरे हो गई थी। विनायक चारों ओर से लड़कियों से घिरा रहता है और सारे ऐसो आराम कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी होने के बावजूद ही वह एक दूसरी लड़की को अपने घर पर रखता है। अब विनायक का बेटा बड़ा हो जाता है, लेकिन वह एक पैर से अपाहिज रहता है। विनायक उसको हर रोज तेजी से पैसे उठाने और रस्सी पर चढ़ने की ट्रेनिंग देता रहता है और वह चाहता है कि उसके बाद उसका बेटा अस्तर से सिक्के चुराता रहे। विनायक फुर्तीला न होने की वजह से काफी दिनों से गुफा में नहीं गया था और हमें ऐसा लगता है कि उसके पास पैसों की कमी भी पड़ने लगी थी। जिसके बाद वह एक दिन अपने बेटे को थुम्बड़ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन ये लोग थुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विनायक का बेटा विनायक से काफी सारे सवाल करता है और विनायक अस्तर के बारे में पूरी कहानी सुनाता है। अब यह लोग थुम्बड़ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाड़े में विनायक अपने बेटे से अस्तर के लिए एक गुड़िया बनवाता है, लेकिन गुड़िया बनने के बाद वह उसे फेंक देता है, क्योंकि आज वह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आया होता है और वह नहीं चाहता कि गुड़िया देखकर अस्तर वहाँ जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि विनायक हमेशा गुड़िया के अंदर कुछ कंकड़ भी डालता था, जिससे कि अस्तर को गुड़िया खाने में थोड़ा समय लगे, जिससे उसे पैसे उठाने में थोड़ा और समय मिल जाए। अब विनायक अपने बेटे को सारी बातें बता रहा होता है, जिसके बाद ये लोग गर्भ के अंदर चले जाते हैं और विनायक यहाँ सबसे पहले सूखे आटे से एक घेरा बनाता है और वह इसके अंदर ही रहने के लिए बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि विनायक का बेटा इतना लालची होता है कि वह अपने पिता के मना करने के बाद भी आटे से बनी हुई गुड़िया को अंदर ले आता है और गुड़िया को देखते अस्तर यहाँ जाता है। जिसके बाद विनायक तुरंत गुफा से बाहर निकलने लगता है, लेकिन यहाँ उसका बेटा अस्तर की पोटली से सिक्के चुराता है और वो भी सही समय पर गुफा से बाहर निकल आता है। गुफा से बाहर निकलने पर विनायक उसे बहुत ही पीटता है, क्योंकि वो उसके मना करने के बाद भी गुड़िया को अंदर ले गया था। अब विनायक अपने बेटे को एक सोने का सिक्का देता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विनायक का बेटा अपने पिता से एक कदम और आगे निकलता है और उसे अभी से लड़कियां भी चाहिए होती हैं, यहाँ तक कि वह अपने पिता का दिया हुआ एक सिक्का भी लड़की को दे देता है। कुछ दिन बाद विनायक को पता चलता है कि अब थुम्बड़ की जमीन सरकार ने ले ली है और उसका बाड़ा भी उसके पास नहीं रहेगा,
जिससे वह काफी निराश हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसका बाड़ा सरकार के पास चला जाएगा और सरकार उसमें हमेशा के लिए ताला लगा देगी। एक दिन विनायक अपने बेटे को यह सारी बातें बताता है तो उसका बेटा जिस पर आइडिया देता है कि क्यों न अस्तर की पूरी पोटली ही चुरा ली जाए, जिस पर विनायक बोलता है कि इसमें तो काफी वक्त लगेगा। तो उसका बेटा बोलता है कि हम ढेर सारी गुड़िया ले जाएंगे और अस्तर एक गुड़िया खाएगा तो हम दूसरी गुड़िया फेंक देंगे, जिससे हमें काफी वक्त मिल जाएगा और हम उसकी पोटली चुराने में कामयाब हो जाएंगे। अब यह लोग पूरी तैयारी के साथ थुम्बड़ जाते हैं और गुफा में एंटर करने से पहले हर दरवाजे पर आटे का एक घेरा बना देते हैं, जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं और अस्तर को देने के लिए ये सारी गुड़िया बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कि जितनी गुड़िया ये लोग अस्तर के लिए बाहर निकालते हैं उतना ही अस्तर इन लोगों के सामने आते जाते रहते हैं, यानी कि एक गुड़िया पर एक अस्तर। अब ये लोग जैसे ही एक गुड़िया फेंकते हैं उसे खाने के लिए बहुत सारे अस्तर एक साथ टूट पड़ते हैं, जिससे इन लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता यह लोग पोटली चुरा सकें या फिर इस गुफा से बाहर जा सकें। अब इन लोगों को ऐसे यहाँ पर काफी समय हो जाता है और विनायक का बेटा यहाँ पर सो जाता है, जिसके बाद विनायक अपनी पूरी बॉडी पर आटे की गुड़िया बांध देता है और रस्सी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी विनायक का बेटा जाग जाता है, अपने पिता को ऐसा करने के लिए काफी मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से अस्तर उसे छू लेगा और विनायक को भी अस्तर का श्राप लग जाएगा। लेकिन विनायक यहाँ नहीं मानता और वह रस्सी से ऊपर की ओर जाने लगता है, जिससे सारे अस्तर उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन विनायक ये गुफा में आने से पहले हर जगह आटे का घेरा बना रखा था, जिसकी वजह से सारे अस्तर खत्म हो जाते हैं। अब विनायक का बेटा गुफा से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि अस्तर के छूने की वजह से उसके पिता अब शापित हो गए हैं। लेकिन विनायक अस्तर की पोटली चुराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद विनायक अपने बेटे को पोटली देने लगता है, लेकिन अब विनायक का बेटा वो पोटली नहीं लेता, क्योंकि वह लालच के परिणाम को समझ चुका होता है। यहाँ पर उसने अपनी लालच की वजह से ही अपने पिता को खो दिया था और यहाँ तक कि वह इतनी छोटी सी एज में गलत राह पर चलने लगा था। यहाँ उसे काफी बुरा लगता है और वो अस्तर की पोटली नहीं लेता और अपने पिता को जलाकर उन्हें मुक्ति दे देता है। इसके बाद वह यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। बेसिकली ये मूवी हमें लालच के परिणाम के बारे में बताती है, जिसमें हम सबसे पहले अस्तर को देखते हैं जिसने लालच किया और उसकी वजह से उसे सदियों तक भूखा रहना पड़ा और तभी कुछ खा सकता था जब कोई और उसे खाना ऑफर करे। उसके बाद विनायक के पूर्वजों ने लालच किया तो उसका परिणाम पूरे थुम्बड़ को झेलना पड़ा, क्योंकि थुम्बड़ बाढ़ में हमेशा बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल होता है। जिसके बाद लालच की वजह से ही विनायक की दादी शापित हुई और सिर्फ एक सोने के चक्कर में विनायक की माँ सरकार के यहाँ गलत काम करती थी, जिसकी वजह से गाँव में उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं थी और सदाशिव की डेथ की वजह से उन्हें समझ आया और फिर उन्होंने थुम्बड़ छोड़ने का डिसाइड किया। इसके बाद हम विनायक के लालच को तो जानते ही हैं और मुंशी ने भी अपनी जान लालच की वजह से गवाई। दूसरी ओर विनायक के बेटे ने समझदारी दिखाई और एक सही रास्ते को चुना, लेकिन उसे भी कहीं न कहीं अपने पिता की मौत का अफसोस रहा करता था। तो दोस्तों ये थी थुम्बड़ मूवी की कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थुम्बड़ मूवी की कहानी काफी पसंद आई होगी, क्योंकि मूवी काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग है और ऐसी मूवी साल में बस एक बार बनती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को भूल कर ही मिस मत करना, ये एक मास्टरपीस मूवी है। और दोस्तों यही बताया जा रहा है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनने वाला है। तो आप लोग कितना एक्साइटेड है थुम्बड़ 2 देखने के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।